Hey friends and welcome to my channel Study Circle। आज थर्ड वीडियो है चैप्टर डेवलपमेंट की और ये आज लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे पहली दो वीडियोस मिस करी हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए उन वीडियोस को। और बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर टुडे, it's a request to please share the video as much as possible to your friends, to your classmates, and also like, share and subscribe to the channel. So now let's get started. So guys, आज की वीडियो में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक वुड बी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम कैसे इनकम से कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। अब पढ़ेंगे इनकम के अलावा और क्या क्राइटेरिया हैं जिससे हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं या स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। देन आता है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो एंड ऑल वी स्टडी इन दिस वीडियो। वी स्टडी अबाउट द पब्लिक facilities. What are public facilities? Why do we need public facilities? We will answer such questions. Then we'll read about BMI and HDR, which is body mass index and human development report. Then we'll read about the last topic, which is sustainability of development. In this we'll study first of all what is sustainability, what is sustainable development. How do sustainability, when we sustain resources, we save resources, तो उसका डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, ये पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ अगेन फ्रॉम पेज नंबर 10 to 16 ऑफ योर एनसीईआरटी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 9 तक आपके एनसीईआरटी से कवर किया था। फाइन। सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक इनकम एंड अदर क्राइटेरिया विच वी यूज फॉर मेजरिंग कंपेयरिंग कंट्रीज एक्चुअली, उससे पहले हम ये 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं। उसके बाद एक टेबल के थ्रू हम इसे और क्लियरली समझेंगे कि कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया जाता है या स्टेट्स को कैसे कंपेयर किया जाता है rather than using the criteria which is income. Now first is infant mortality rate, which is also known as IMR short form. This indicates the number of children that die before the age of 1 year as per a proportion of 100 live children in that particular year. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 साल से पहले जितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल में एज a proportion. For example, if I say that IMR of India is or of UP is 1, that means one child is dying as per of 100 children. 100 में से एक बच्चा मर रहा है, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर ईयर, किसी भी 1 साल में इनफैंट मोर्टेलिटी रेट 1 है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा है लिटरेसी रेट। ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल या उससे ऊपर का क्या दिखता है? ये लिटरेट पॉपुलेशन कितना है, कितना पढ़े लिखे लोग हैं 7 और उससे अबव एज ग्रुप में। दैट्स इट। अब लास्ट क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी कि 14 और 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका एज अ परसेंटेज, जो बच्चे टोटल बच्चे जो हैं, सपोज 100 बच्चे हैं टोटल इन द एज ग्रुप 14 एंड 15 और अटेंड सिर्फ कर रहे हैं 10, तो ऐसे क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो निकाला जाता है। फाइन। नाउ आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रहा होगा, राइट, टेबल 1.3 विच सेज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट्स। इसमें हम देख रहे हैं कि द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र इज़ द हाइएस्ट whereas the per capita income of Bihar is the lowest. अब जो सेकंड टेबल है टेबल 1.4, इसमें हम देख रहे हैं जो हमने अभी टर्म्स डिफाइन करी थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। ये जो 3 टर्म्स हैं ये आपके अगर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्कर्स में आ सकते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर दीज। नाउ
जो आपका महाराष्ट्र को अब हम देख रहे थे कि पहले हमने महाराष्ट्र में देखा कि पर कैपिटा इनकम तो हाईएस्ट है, राइट। लेकिन वहीं अगर हम महाराष्ट्र का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें, यानी कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रपोर्शन ऑफ 100 लाइफ चिल्ड्रन, राइट, तो वो क्या है 25। नाउ वहीं पे हम केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं विच इज़ 12, यानी कि केरला का इज़ मोर देन डबल, राइट। तो यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज़ हैं, राइट। हेल्थ में प्रॉब्लम है, वहाँ के हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम होगी महाराष्ट्र के, और केरला का जो हेल्थ सेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हेल्थ, एजुकेशन एंड वी सी ऑल दीज एस्पेक्ट्स टू मेजर और टू कंपेयर द कंट्रीज और स्टेट्स। यहाँ पे हम स्टेट्स कंपेयर कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द लिटरेसी रेट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट इज़ 83% में दिया हुआ है। लिटरेसी रेट 83 है। केरला का हाईएस्ट है 94 एंड बिहार का है 64। इस समय पर चल रहा है अभी तक जो हमने देखा कि केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है, लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। दैट मीन्स हेल्थ सेक्टर भी बहुत अच्छा है और एजुकेशन भी बहुत अच्छा मिल रहा है वहाँ पे। नाउ कम टू द last column of the table, which is net attendance ratio, and it is given per 100 persons, right। इसमें आप देखोगे नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल। महाराष्ट्र में इट्स 64, केरला में इट्स 78 विच इज़ द हाईएस्ट, और बिहार में ये लोएस्ट है विच इज़ 35। बिहार में लिटरेसी रेट यानी द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज़ ऑल्सो द लीस्ट, वेर इन नेट अटेंडेंस रेशियो इज़ ऑल्सो द लीस्ट। यानी कि यहाँ पे, और आपने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखोगे बिहार का तो वो भी हाईएस्ट है विच इज़ 44। दैट मीन्स कि बिहार में ना ही हेल्थ सेक्टर अच्छा है, ना ही लिटरेसी रेट्स अच्छे हैं, ना ही नेट अटेंडेंस रेशियो अच्छा है। तो फिर हम क्या, अब अगर वहीं पे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र का जो हमने देखा था कि पर कैपिटा इनकम तो हाईएस्ट था, केरला का लो था उससे, लेकिन महाराष्ट्र में हेल्थ सेक्टर कम अच्छा है केरला से, लिटरेसी रेट्स और अटेंडेंस रेशियो कम अच्छा है केरला से। तो क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र मोर डेवलप्ड है, वेर इन केरला का पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन वहीं पे उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो कितने अच्छे हैं। ऑलराइट, तो ये हमने सीखा कि सिर्फ इनकम से हम कंपेयर नहीं कर सकते कंट्रीज़ को या स्टेट्स को। फाइन। Now moving towards our next topic, which is public facilities. सबसे पहले what are public facilities? These are the facilities which are provided by the government to us, right? Government provides us public facilities. Then public facilities are cheaper if you compare them with the private ones, and they are very important for society. You cannot live without public facilities. Now I have written a statement here that money cannot buy all the goods and services. Is it true? Okay, नीचे में लिखा है pollution free environment. Can you get a pollution free environment with money? No, not unless your environment is pollution free in the sense वहाँ पे कार्स कम जा रही हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज कम स्मोक आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट में लिखा है अनअडल्टरेटेड मेडिसिन्स, ये आपको मिल सकती हैं, लाइक इफ यू लाइक हैव मनी कैन यू गेट दीज? नॉट पॉसिबली, राइट। अगर अब आपसे कहूँ कि आप अपने एक विलेज में रहते हैं एंड यू आर द ओनली चाइल्ड यू वांट टू स्टडी and you don't have that much money to go to a private school and you want to study, तो क्या आप पढ़ पाओगे वहाँ पे? No, until and unless you get education from the government, you get public schools, you cannot get education, right? सेकेंड केस में देखूँ तो मुझे पता है कि केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं. What do I mean by basic health and education facilities? These are the mainly the public facilities provided by the government. वहाँ पे government ही rather than private health and education systems बहुत strong है, बहुत अच्छे हैं, इसलिए वहाँ का infant mortality rate low है. Next आता है PDS shops, which you all might know, public distribution system. राशन शॉप्स जो होती हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है. इतने सारे पुअर्स हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड द प्राइजेस विच वी गेट फ्रॉम द सुपर मार्केट्स, राइट. उनके लिए PDS शॉप्स हैं. तो अगर ये शॉप्स नहीं होंगे तो न्यूट्रिशन की कमी होगी, और फिर अगैन यू कैन से मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वी कैन से, राइट. तो इसलिए न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड हो, इसीलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ अगैन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ऑलराइट, now we'll study about BMI, which is body mass index. So body mass index है क्या? सबसे पहले अगर आपसे आता है that define body mass index, तो आप डिफाइन करोगे ऐसे, जो मैं आपको अभी बताऊंगी. बट ये है क्या, क्यों है, ये बताते हैं. इट इज़ अ वे टू फाइंड वेदर एन अडल्ट इज अंडरनरिश्ड और नॉट. कोई एक अडल्ट, यहाँ पे हम ग्रोइंग चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट्स ओनली इन BMI. उनके बारे में पता करते हैं कि वो अंडरनरिश्ड है या नहीं है. फाइन. तो BMI क्या होता है? BMI इज अ वेट ऑफ पर्सन्स विच इज इन kg, इन किलोग्राम, which is divided by the square of height of a person in meters. BMI is the weight of a person in kg divided by the height, the square of the height of the person, which is in meters. This is the definition of BMI, the basic definition, right? Now, if the BMI is less than 18.5, then the person is undernourished. We consider the person as undernourished. Wherein, if the BMI is greater than 25, then the person is overweight. For example, I have written here, if the weight of a person in kilograms is 75 and the height is 1.75 और उसका square in meters हमने लिया है, तो 75 on 3.06 meters squares, we have squared this, the height, we'll get 24.5. In this case, it is CBC की 18.5 से तो ज़्यादा है, 25 से कम. So the person considered here is healthy. Alright. अगर यहीं पे यहाँ पे ये 25.5 या 28 होता तो that would be overweight. और अगर वहीं पे ये person का BMI आता, suppose I say 16 या 15, तो वो undernourished होता. तो अब हम पढ़ रहे हैं Human Development Report. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके बारे में. Now, Human Development Report, which is published by UNDP itself, that compares the countries based on 3 criteria. First is the educational level of people. Second is the health status of the people. And third is the per capita income. आप कहोगे कि और भी क्राइटेरियाज हो सकते हैं कंपेयरिंग द कंट्रीज. हाँ, हो सकते हैं और भी क्राइटेरियाज टू कंपेयर द कंट्रीज, बट शायद जो मेन क्राइटेरियाज हैं वो ये माने जाते हैं. UNDP में और क्राइटेरियाज ऐड ऑन भी हुए हैं, कुछ शायद रिमूव भी हुए हो. तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इज टू रिमेंबर दीज 3 क्राइटेरियाज फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज एज. तो गाइज आपकी स्क्रीन पे जो अभी टेबल आ रहा है, टेबल 1.6, जिसमें हम देख रहे हैं कि कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, उनको कंपेयर किया गया है. कैसे? पर कैपिटा इनकम से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, लिटरेसी रेट फॉर 15 ईयर्स एंड अबव पॉपुलेशन, और HDI रैंक इन द वर्ल्ड. उससे पहले ये जो HDI रैंक दी हुई है वो आउट ऑफ 177 कंट्रीज़ जो हैं सारी, उनमें से ये HDI रैंक दी हुई है. एंड HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. इसका मतलब है कि जो आपकी लाइफ एक्सपेक्ट की जाती है होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन, राइट. फिर अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पर कैपिटा इनकम ऑफ श्रीलंका, विच इज़ सच अ स्मॉल कंट्री एज़ कम्पेयर टू इंडिया, उसका पर कैपिटा इनकम जो है
वो हमसे ज़्यादा है। फिर उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी हमसे ज़्यादा है, उसके लिटरेसी रेट्स भी हमसे ज़्यादा हैं, राइट। हमसे छोटी कंट्री होने के बावजूद भी जो है वो इतना अच्छा है। फिर नेपाल हैज़ द हाफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, येट इट इज़ नॉट फार बिहाइंड इंडिया। अगर हम देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट्स में तो वो ज़्यादा पीछे नहीं है नेपाल इंडिया से, राइट। फिर आता है एक क्वेश्चन कि पर कैपिटा इनकम को हम डॉलर्स में ही क्यों कंपेयर करते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो एज वेल कि एक कॉमन चीज़ होनी चाहिए जिससे हम कंपेयर करें, राइट। तो यहाँ पे डॉलर्स लिया हुआ है जिससे कि सारी कंट्रीज़ को इक्वली कंपेयर किया जा सके। तो डॉलर ऐसा वे है जिससे कि जो $1 है, एवरी डॉलर है वो सेम अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को बाय कर सके किसी भी कंट्री में, जिससे इक्वलिटी रहे। इसलिए पर कैपिटा इनकम को हम डॉलर्स में जो है कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ को डॉलर्स में से। So last topic of the video which is sustainability of development. उससे पहले दो चीज़ें देख लेते हैं, what are renewable resources and what are non-renewable resources. You might be familiar with these. So renewable resources are resources which can be replenished, which can be renewed, and non-renewable resources are which cannot be replenished and they are exhaustible. They get exhausted, right? Example of renewable is water. Water is replenishable by rain. We know the water cycle. Then non-renewable resources में आता है crude oil. अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो resources हैं हमें उन्हें sustain करना है, और sustainable development क्या है उसकी definition देख लेते हैं. The judicious use of resources and saving them for the future generations is sustainable development. Resources को ऐसे use करना है कि वो future generations के लिए भी रहे. अब वाटर एक रेप्लेनिशेबल रिसोर्स है, लेकिन अगर हम ग्राउंड टेबल की कुछ रिपोर्ट्स देखें तो ग्राउंड टेबल का जो लेवल है वो ईयर पर ईयर इट इज़ डिक्रीजिंग, राइट। तो ऐसे क्या हो रहा है, वाटर की स्कार्सिटी हो रहा है, ऑलराइट। रादर द रिसोर्स इज रेप्लेनिशेबल बट कम हो रही है, कटौती हो रही है उसकी, फाइन। वहीं पे क्रूड ऑयल देखें तो इधर रेप्लेनिशेबल ही नहीं है। अगर हम उसको इतना फास्टली यूज़ करते रहेंगे, इतना ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे तो एट अ टाइम आई थिंक हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को क्रूड ऑयल मिले ही ना। सो वी हैव टू सेव दीज रिसोर्सेज। माना कि डेवलपमेंट इन रिसोर्सेज से होता है, बट वी देन ऑल्सो नीड टू सस्टेन दीज रिसोर्सेज। दैट इज़ वाई वी हैव टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम डेवलपमेंट ऐसे करें कि रिसोर्सेज को हम बचा सकें, उन्हें सस्टेन कर सकें, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उनको प्रिजर्व कर सकें, फाइन। So this was the last topic of your chapter, development. Thank you so much guys for watching today's video. Hope you would be able to understand the chapter well. आपको मैंने नोट्स जो हैं आज के वीडियो के वो इससे जस्ट पहले प्रोवाइड करे थे, आप वीडियो को पॉज करके उन्हें लिख सकते हैं, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होंगे. सो थैंक यू सो मच अगेन. Do share the video, like, share and subscribe to my channel, and we will be meeting in the next video soon.